चलो दोस्तों, गुड इवनिंग मेरे दोस्त। और आज का जो लेक्चर होगा मेरे दोस्त, आपका क्लास 10 का विज्ञान है, साइंस है मेरे दोस्त, आपको बता दी। और यह जो लेक्चर होगा जिसमें आपको विज्ञान में 3 गो बुक पढ़ना होता है। कौन कौन से मैं बता देता हूँ। फिजिक्स पढ़ना है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, ठीक है ना। उसके बाद बायोलॉजी है, ठीक है ना मेरे दोस्त। भौतिकी हुआ, रसायन विज्ञान हुआ और जीव विज्ञान हुआ। ये तीनों मिलाकर बेसिकली विज्ञान बनता है। तो मेरे दोस्त, यह विज्ञान का जो टॉप 100 सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये टोटल सेलेक्टेड क्वेश्चन है। ये टॉप 100 सब्जेक्टिव क्वेश्चन सेलेक्टेड क्वेश्चन है, लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर है मेरे दोस्त। और ये तीनों बुक से सेलेक्टेड क्वेश्चन है, जिसको हम विज्ञान कहते हैं। विज्ञान के ये तीनों बुक से ये क्वेश्चन आपको 100 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं पूरे में पूरे क्वेश्चन आपको यहां से आ जाएंगे। जो 2 नंबर वाले क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं एग्जाम में, वह क्वेश्चन के लिए मैं स्पेशल क्लास ले रहा हूँ। 100 MBBS सब्जेक्टिव क्वेश्चन का, लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर का मेरे दोस्त। चलो, तो मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे इस लेक्चर के, बोर्ड एग्जाम बाय कुंदन सर के इस लेक्चर में मेरे दोस्त, ठीक है ना। यह मेरा नहीं, आपका ही चैनल है मेरे दोस्त, जिस पर आपको डेली 4 बजे शाम को और 9 बजे नाइट में क्लासेस चलता है। तो मेरे दोस्त, मैं लेक्चर 1 है, ये याद रखना, पार्ट 1, लेक्चर 1, ठीक है ना। क्लास 1 है, यह 100 क्वेश्चन सब्जेक्टिव क्वेश्चन का। चलो लेक्चर को शुरू करते हैं, और तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फटाक से, ठीक है ना। चलिए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मेरे दोस्त। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने यह है। क्वेश्चन है विद्युत विभव क्या है, इसका ऐसा ही मात्रक लिखिए मेरे दोस्त। देखो, विद्युत विभव, विद्युत विभव की बात करें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात किया जा रहा है। विद्युत विभव होता क्या है, इसका मात्रक क्या है मेरे दोस्त। ये पहले भी आपको बोर्ड एग्जाम में लगभग 3 से 4 बार एग्जाम में पूछ चुका है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मैं आपको बता दूं, यहाँ विद्युत विभव की बात करें तो यह होता क्या है कि अनंत से यानी कि कोई मान लीजिए अनंत बिंदु है, इन्फिनाइट बिंदु है, अनंत है। अनंत से क्या कहा, अनंत से कोई धनावेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, उसको विद्युत विभव कहते हैं दोस्त। विद्युत विभव एक इकाई धनावेश को अनंत से एक बिंदु से एक बिन, अनंत से एक बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य होता है, उसे विद्युत विभव कहते हैं। मैंने वही चीज कहा कि अनंत से, क्या कहा मेरे दोस्त, अनंत यानी कि इनफिनाइट से, का इनफिनाइट से एक धनावेश को, एकांक धनावेश मतलब वन धनावेश, ठीक है ना। एकांक पॉजिटिव चार्ज को, यहाँ पे प्लस क्यू आवेश को, प्लस क्यू आवेश है, यानी कि एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ई मान लेते हैं। आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, विद्युत क्षेत्र ई है। कोई कहा कि अनंत से एकांक धनावेश यानी कि परीक्षण आवेश, छोटे से आवेश की बात करें, एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य होता है, उसको विद्युत विभव बोलते हैं। और इसका ऐसा ही मात्रक वोल्ट होता है। क्या मतलब, वोल्ट होता है, जिसको लोग वी से सूचित करते हैं। तो आपको समझ में आया, विद्युत विभव एक इकाई धनावेश, बात हुई है डिफिनेशन के तौर पर। अगर विद्युत विभव एक इकाई धनावेश को अनंत से एक बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य, या विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य होता है, उसको विद्युत विभव बोलते हैं मेरे दोस्त, जिसका ऐसा मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। याद रखिए मेरे दोस्त, यह आपका 2 नंबर क्वेश्चन क्लियर हो रहा है यहाँ। और ये क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, 2 नंबर क्वेश्चन आपको, 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, प्रत्यावर्ती धारा और डिश धारा में अंतर स्पष्ट कीजिए। प्रत्यावर्ती धारा और डिश धारा में अंतर क्या है, एसी करंट और डीसी करंट में अंतर क्या है। क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा को हम लोग एसी करंट कहते हैं, इसको एसी करंट कहते हैं, यानी कि अल्टरनेटिव करंट, ठीक है ना। और डिश धारा को हम डीसी करंट कहते हैं, यानी कि डायरेक्ट करंट, ठीक है ना। तो याद रखना, एसी और डीसी में अंतर क्या है, आपको समझाता हूं। जो हमारे घर में आता है, हमारे घर में जो इस बोर्ड चल रहा है, अभी बोर्ड चल रहा है, लाइटिंग बढ़ रहा है, फैन चल रहे हैं, इसका रीजन क्या है, कैमरे चल रहे हैं, सब चीज ये बेसिकली डीसी करंट के माध्यम से, सॉरी एसी से चलता है, अल्टरनेटिव करंट के माध्यम से चलता है, ठीक है ना। डीसी करंट क्या है, जैसे कि कोई भी बैटरी, जैसे कि इन्वर्टर की बैटरी की बात कर ले, मोबाइल की बैटरी, यानी कि कोई भी बैटरी, जब इसके लिए डीसी करंट होता है, जो 12 वोल्ट का ही मात्र होता है, यह ओनली 12 वोल्ट होता है, ये ओनली 12 वोल्ट होता है डीसी करंट। लेकिन एसी करंट का कोई लिमिट नहीं है, जितना भी हो सकता है। लेकिन हमारे घर तक जो आता है वो 120 वोल्ट आता है। क्या मतलब, 120 वोल्ट आता है हमारे घर तक, हमारे घर तक पहुंचता है 120 वोल्ट। और जो इसके लिए बैटरी रहता है 12 वोल्ट का रहता है। ये इसके लिए एसी और डीसी हुआ। तो आप कैसे डिफरेंट, आप कैसे अंतर करोगे, तो समझिए।
प्रत्यावर्ती धारा में धारा का मान और दिशा का मान समय के साथ दोनों बदलता है। यानी कि प्रत्यावर्ती धारा जो होता है उसमें धारा और दिशा का मान समय के साथ बदलता रहता है। धारा एवं दिशा का मान समय के साथ बदलता रहता है। आई मीन इसका जो होता है यह होता है, इसका अगर हम ग्राफ खींचे तो यहां से शुरू होता है तो यहां जाता है, यहां जाता है, इस प्रकार से बदलता रहता है। यानी कि यह हरदम दिशा भी बदलता है, समय भी बदलता है। इसलिए जब भी समय बदलेगा तो इसमें धारा का मान और दिशा का मान दोनों चेंज होता है। धारा का मान चेंज होता है समय के साथ। लेकिन आपको दिश धारा की बात कर ले, वैसा धारा जिसमें समय के साथ धारा और दिशा नहीं बदलता है। तो कहा दिश धारा में केवल धारा का मान बदलता है, अर्थात दिश यहाँ पे दिश धारा एक ही दिशा में चलता है। केवल धारा का मान बदलता है, उसमें दिशा का मान नहीं बदलता, यानी कि वह एक ही दिशा में चलता है। ठीक है ना मेरे दोस्त, एक ही दिशा में चलता है। यह धारा के मान, जैसे कि यहाँ पे मान लेते हैं तो यह एक ही दिशा में चलता है, याद रखिएगा। तो मेरे दोस्त ने कहा दिश धारा में केवल धारा बदलता है, दिशा नहीं बदलता। इसमें देखो दिशा कभी नीचे आ रहा, कभी ऊपर जा रहा, कभी नीचे कभी ऊपर। ये इसके लिए प्रत्यावर्ती धारा में होता है, दिश धारा में ऐसा नहीं होता। तो प्रत्यावर्ती और दिश में क्या अंतर है? सबसे पहला अंतर है कि प्रत्यावर्ती धारा का धारा और दिशा का मान समय के साथ बदलता है, लेकिन दिश धारा में क्या होता है? धारा का मान बदलता है, आपको दिशा के मान नहीं बदलता है समय के साथ। सेकेंड पॉइंट क्या है? प्रत्यावर्ती धारा इसमें आसानी से उत्पन्न किए जा सकते हैं। प्रत्यावर्ती धारा को आसानी से उत्पन्न की जा सकती है मेरे दोस्त। कैसे? एक विद्युत मोटर ले लेंगे, विद्युत मोटर या जनरेटर ले लेंगे, बस उसको क्या करना है? बस उसको चलाना है। अब उसको हवा के माध्यम से चलाइए या मशीन के माध्यम से चलाओ या आप पानी के माध्यम से चलाओ। जैसे कि एक मोटर होता है, मोटर में अगर फैन लगा दिया जाए आगे, और फैन जब हवा से चलने लगता है तो करंट पैदा करने लगता है। यानी कि इजी है इसको उत्पन्न करना, इसको, ठीक है ना, आसानी से उत्पन्न की जा सकती है। लेकिन दिश धारा को उत्पन्न करने में काफी कठिनाई होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारा सेल का आवश्यकता पड़ता है। 6 सेल होते हैं, 6 सेल 12 वोल्ट के अंदर, उसके अंदर पानी डालना पड़ता है, फिर उसको चार्ज करना पड़ता है। तो ऐसा नहीं होता है, इससे काफी कठिनाई होता है दिशी धारा को उत्पन्न करने के लिए। अगला पॉइंट थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है? प्रत्यावर्ती धारा को आसानी से डीसी में बदला जा सकता है। प्रत्यावर्ती धारा को आसानी से डीसी में बदला जा सकता है, ठीक है ना, लेकिन दिश धारा को आसानी से प्रत्यावर्ती धारा में नहीं बदल सकती है। तो दिश धारा में इसे एसी में बदलने के लिए काफी कठिनाई होता है। जैसे कि आपको एसी, अगर दिश धारा है, बैटरी है, उसको अगर अल्टरनेटिव करंट में बदलना है तो उसको आपको इन्वर्टर की आवश्यकता पड़ता है। विदाउट इन्वर्टर को आप इसको चेंज नहीं कर सकते हो। और लेकिन आप प्रत्यावर्ती धारा को डीसी में चेंज करना इजी से कर सकते हो, एक फ्यूज के माध्यम से, एक ट्रांसफार्मर के माध्यम से। इसलिए प्रत्यावर्ती धारा को डीसी में चेंज करना आसानी है, लेकिन दिश धारा को, जो यानी कि दिश धारा यानी कि डीसी करंट है, उसको में एसी में चेंज करना कठिनाई है। और यह क्वेश्चन आपको इतना इजी तरीका से लिखा गया है जो आराम से आप याद कर सकते हैं, ठीक है ना। और क्लास 10 वाले स्टूडेंट जो मैं वादा करता हूँ 400 प्लस का, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन क्या है? उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, एक उदाहरण दे। ये इसके लिए केमिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया। उदासीनीकरण अभिक्रिया वैसे अभिक्रिया होते हैं कि दोनों पक्षों में क्या हो, एक दूसरे से उदासीन हो, ठीक है ना। मैं आपको समझाता हूं। देखो उदासीनीकरण वैसी अभिक्रिया है जिसमें अम्ल एवं क्षार यानी कि भस्म आपस में अभिक्रिया कर दोनों एक दूसरे को क्या करता है, उदासीन कर देते हैं तथा लवण तथा जल बनाते हैं। देखो उदासीनीकरण अभिक्रिया की बात हो रही है, इसको समझने की जरूरत है। क्या मेरे दोस्त, जब वैसी अभिक्रिया या वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल एवं क्षार, अम्ल और क्षार अभिक्रिया करेंगे, एक दूसरे से उदासीन बना देंगे। जैसे कि हम लोग क्या लेते हैं, चीनी, और चीनी क्या मीठा होता है, नींबू क्या है, खट्टा होता है। अगर चीनी और नींबू कि अगर एक लिमिट मात्रा मिलाया जाए तो एक दूसरे से पता ही नहीं चलेगा कि इसमें मीठा लग रहा है कि खट्टा लग रहा है। हाँ या ना, क्योंकि अगर चीनी भी मिला दिया जाए और नींबू भी मिला दिया जाए, दोनों मिला दिया जाता है, अगर उतना ही ऐसा मिलाया जाए ताकि आपको पता ही नहीं चले, आई मीन वो पानी की तरह लगने लगेगा, न खट्टा ही लगेगा न मीठा लगेगा, होता है ना। इसलिए वही कहा गया, जब अम्ल और क्षार का जब उपयोग करेंगे और दोनों को एक साथ अभिक्रिया करेंगे, एक ही पात्र में अम्ल भी रख देंगे क्षार भी रख देंगे, तो क्या होगा बेसिकली, वह उदासीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? उदासीन बन जाएगा। वही कहा उदासीनीकरण अभिक्रिया वैसी अभिक्रिया होती है जिसमें अम्ल एवं क्षार आपस में अभिक्रिया करके दोनों एक दूसरे के क्या करते हैं, उदासीन कर देते हैं तथा लवण और जल का जल बनाता है। तो मेरे प्यारे दोस्त देखो यहाँ पे ये इसके लिए क्या है, यहाँ पे क्षार है और ये आपका अम्ल है। तो यहाँ पे NaOH क्या एक प्रकार का भस्म है, क्षार है, और यहाँ पे HCl एक प्रकार का क्या है, अम्ल है। तो दोनों अभिक्रिया किया तो बना क्या, यहाँ पे लवण बना
और यहाँ पे जल बना। NaCl क्या एक प्रकार का लवण है और जल बन गया जो कहा गया है। सेम कंडीशन एक और अभिक्रिया बताता हूं। यहाँ पे CuH2 क्या है एक प्रकार का क्षार है, भस्म है, ठीक है ना। और ये Cl क्या है यहाँ पे एक प्रकार का अम्ल है, और क्षार और अम्ल, क्षार प्लस अम्ल मिला तो क्या बना मेरे दोस्त, अम्ल बना। यहाँ पे देखो मेरे दोस्त ये क्या बना, ये लवण बन गया दोस्त। क्या है CuCl2 क्या है मेरे दोस्त, ये लवण है, लवण बना और प्लस जल बन गया, ठीक है ना। ये अब इसके लिए उदासीनीकरण अभिक्रिया है, क्योंकि लवण और जल क्या है उदासीन होते हैं, इसलिए उदासीन बना रहा है। तो ये इजी क्वेश्चन है, आपको समझ में आया होगा। इसका पीडीएफ आप मिल सकता है मेरे दोस्त, और ऑल सब्जेक्ट का नोट्स रेडी है आपके लिए। आप नंबर दिख रहा है, कंटेक्ट जरूर कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, 4 नंबर क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस के निर्माण की विधि एवं उसके उपयोग लिखें। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे उत्पादन होता है, ये कैसे निर्माण की जाती है, और इसका सूत्र क्या है, इसी का क्वेश्चन पूछ रहा है। देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के लिए जिप्सम 120 डिग्री तक आप ये साधारण पूर्वक गर्म करने के फल स्वरूप हमको प्लास्टर ऑफ पेरिस देता है। देखो मतलब जिप्सम जो होता है, जिसका सूत्र होता है CaSO4 * 2H2 जिप्सम होता है, ठीक है ना। तो अगर जिप्सम को हम 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे, यानी कि जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे, तो हमको क्या देगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस देगा। क्या देगा मेरे दोस्त, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4 * 2H2O। जब इसके लिए अगर इसको हम गर्म करेंगे 120 डिग्री सेल्सियस पर, कितने में दोस्त 120 डिग्री सेल्सियस पर इसको गर्म किया जाए, अगर गर्म करते हैं 120 डिग्री सेल्सियस पर अगर इसको, ठीक है ना मेरे प्यारे दोस्त, तो जिप्सम को इतना गर्म करेंगे 120 डिग्री सेल्सियस पे साधारण पूर्वक, यानी कि सावधानी पूर्वक, इसलिए कहा जा रहा है कि ऐसा नहीं कि गर्म करने में खतरा भी हो सकता है, इसलिए सावधानी पूर्वक इसको गर्म करना है। तो सावधानी पूर्वक गर्म करेंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा मेरे प्यारे दोस्त, तो फलस्वरूप क्या बनेगा, यहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस बनेगा, जिसका सूत्र CaSO4 के होल ट्वाइस इंटू 2H2O हो जाएगा। ये इसके लिए क्या होगा, बेसिकली प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है, जिप्सम का सूत्र है, तो दोनों इजी है। यानी कि जिप्सम को गर्म करेंगे तो हमको प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होगा, और बहुत इजी क्वेश्चन आपसे 4 नंबर क्वेश्चन कर दिया। अगले क्वेश्चन देखो, 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम क्या है। देखो मेरे प्यारे दोस्त, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम की बात कर रहे हैं, ये बहुत इजी होता है। देखो दायां हाथ जो होता है उसके आप इस प्रकार से लो, इसमें 3 अंगुली को फैलाना है, 3 अंगुली आपको दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं, अंगूठा बोलते हैं, इसको तर्जनी बोलते हैं, इसको मध्यमा बोलते हैं। क्योंकि बिचला अंगुली तो पता ही है, बिचला अंगुली पता है, ठीक है ना। तो बिचला अंगुली ये हो गया, और बिचला के बगल में जो होता है इसको हम लोग तर्जनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तर्जनी। अंगूठा के बगल में और बिचला के बगल में तर्जनी होता है, और ये अंगूठा। तो अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा, मध्यमा तर्जनी अंगूठा, अंगूठा तर्जनी मध्यमा, यानी कि 3 अंगुलियों को इस प्रकार से फैलाइए कि तीनों, यानी कि देखो अंगूठा है, ये तर्जनी है, ये मध्यमा है, ठीक है ना। और तीनों को एक दूसरे से फैलाइए ताकि यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बने, यहाँ भी 90 डिग्री का कोण बने, और इसके बीच भी 90 डिग्री का कोण बने। आई मीन तीनों को जब अगर फैलाया जाए तो 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए, ठीक है ना मेरे दोस्त। तो कहा गया अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा को इस प्रकार से फैलाइए कि एक दूसरे के बीच कितना डिग्री का, तो 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए। एक दूसरे के बीच कितने, 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए, ठीक है ना। वही कहा गया, देखो यहाँ पे अपने दाएं हाथ के तर्जनी, मध्यमा, अंगूठा को परस्पर लंबवत इस प्रकार से फैलाइए। लंबवत मतलब होता है परपेंडिकुलर, लंबवत के मतलब ही होता है कि 90 डिग्री पे फैले, ठीक है ना। लंबवत फैलाइए कि यदि तर्जनी जो होता है, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, अंगूठा चालक की गति की दिशा को, तथा मध्यमा जो होता है चालक के प्रेरण विद्युत धारा की दिशा को व्यक्त करता है। आई मीन देखिए सिंपल बात है कि यहाँ पे अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा को इस प्रकार से फैलाया जाए कि जो अंगूठा है वो चुंबकीय गति की दिशा को, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, और मध्यमा है चुंबकीय धारा की दिशा को बतलाता है। और यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ देख सकते हो कि अपने दाएं हाथ के तर्जनी, मध्यमा, अंगूठा को इस प्रकार से लंबवत फैलाए कि यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, अंगूठा चालक के गति की दिशा को, तथा मध्यमा चालक के प्रेरण विद्युत धारा की दिशा को व्यक्त करता है, इसी को हम कहते हैं फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम मेरे प्यारे दोस्त, जो आपको फिगर में भी बगल में दिख रहा है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्त, आपको समझ में आ रहा होगा गर्दा उड़ा के। अगले क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन क्या है कि बल्ब में निष्क्रिय गैस क्यों भरी जाती है। जो बल्ब आपको नीचे बगल में दिख रहे हैं, इसमें आर्गन गैस भरी जाती है। कौन सा गैस, आर्गन।
इसके अंदर एक आर्गन गैस भरी जाती है, जो बेसिकली क्या होता है, नोबेल गैस कहा जाता है। क्या उसको बोलते हैं मेरे दोस्त, नोबेल गैस, ठीक है ना। आर्गन गैस जिसको अक्रिय गैस कहा जाता है। तो अक्रिय गैस क्या है मेरे प्यारे दोस्त, इस पर थोड़ा सा टिप्पणी कर देता हूँ मैं। जो थोड़ा बारिश हो रही है, मैं थोड़ा सा विंडो बंद कर देता हूँ। हम्म। तो गाइस सॉरी गाइस, थोड़ा सा यहाँ पे अति कर दिए। तो 6 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है कि यहाँ पे बल्ब में निष्क्रिय गैस क्यों भरी जाती है। तो बल्ब में निष्क्रिय गैस की बात क्या मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। देखो बल्ब में निष्क्रिय गैस इसलिए भरी जाती है क्योंकि देखो इसमें क्या होता है, एक फिलामेंट लगा होता है। तो ये फिलामेंट लगा होता है, टंगस्टन का रहता है बेसिकली। आपसे पूछेगा, ऑब्जेक्टिव क्लियर करो कि बल्ब में कौन से गैस भरे जाते हैं, तो आर्गन गैस घर भरे जाते, आर्गन आर्गन गैस भरे जाते हैं, ठीक है ना। और ये जो फिलामेंट होता है क्या होता है, टंगस्टन का बना होता है। ऐसे बगल में लिखा हुआ है टंगस्टन फिलामेंट, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये टंगस्टन का फिलामेंट होता है। जो हम ऐसे से करे घेरे हैं, ये टंगस्टन का फिलामेंट है। अगर इसमें निष्क्रिय गैस नहीं भरा जाएगा, अगर इसमें वायु गला गैस होगा, ऑक्सीजन रह जाएगा अगर, तो जब इसमें करंट प्रवाह करेंगे तो ऑक्सीजन से क्या होगा, करंट अभिक्रिया कर लेगा, और अभिक्रिया करके ये टंगस्टन का फिलामेंट क्या होगा, चूर चूर हो जाएगा, भंगूर हो जाएगा, टूट जाएगा। और जब यही टूट जाएगा तो जलेगा कैसे, तो इसीलिए इसमें निष्क्रिय गैस भरा जाता है। देखो क्या है, देखो विद्युत बल्ब कांच का बना होता है, किसका, कांच का, शीशा का बना होता है। इसके अंदर टंगस्टन का एक क्या होता है, टंगस्टन का यहाँ पे तार यानी कि तंतु यानी कि फिलामेंट बना होता है। जो भी लिखना है, क्या है, विद्युत बल्ब क्या शीशे के बना होता है, कांच का बना होता है। इसके अंदर टंगस्टन का एक तार बना होता है या फिलामेंट होता है, ठीक है ना, फिलामेंट होता है। बल्ब के अंदर हवा को निकाल कर क्या करते हैं हम लोग, बल्ब के अंदर हवा को निकालकर उसे निष्क्रिय गैस भर दी जाती है। क्योंकि अब देखिए बात यही शुरू होता है, क्योंकि यदि हवा की उपस्थिति में ही फिलामेंट में धारा प्रवाहित की जाती है, धारा प्रवाहित की जाए, अगर उससे हम इसमें से हवा नहीं निकालते हैं, ऑक्सीजन को नहीं निकालकर हम निष्क्रिय गैस नहीं भरते हैं, तब देखो क्या होगा। जैसे ही हम क्या करते हैं, क्योंकि हवा की उपस्थिति में अगर फिलामेंट में, जो फिलामेंट आपका यह है, अगर इसमें धारा प्रवाहित करते हैं, ठीक है ना, धारा प्रवाहित किया जाता है, तो यह ऑक्सीकृत हो जाएगा। क्या करेगा, ऑक्सीकृत होकर वो भंगुर हो जाएगा, भंगुर मतलब चूर चूर हो जाएगा, तथा चूर चूर हो जाएगा। निष्क्रिय गैस होने से टंगस्टन के फिलामेंट क्या होता है, वाष्पित नहीं होता है या अभिक्रिया नहीं करता है। निष्क्रिय गैस होने से क्या करेगा, यहाँ पे वाष्पित नहीं होगा होता है, एवं नियंत्रण बल्ब से प्रकाश उत्पन्न होता रहता है, इसलिए हम निष्क्रिय गैस भरते हैं, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, 7 नंबर क्वेश्चन है कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है और रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। क्वेश्चन ये भी प्यारा है कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है और रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों करना है। देखो बहुत ही, अगर कोई भी हम समीकरण लिखते हैं तो उसको संतुलित करते हैं। संतुलित यह होता है जिससे कि बराबर हो, जैसे कि तराजू पर अगर हम कोई चीज वस्तु इधर रखे और इधर रखे, तो दोनों वस्तु बराबर होना चाहिए, इसीलिए हमको रखना पड़ता है। अगर कोई भी हम जैसे घर बनाते हैं तो दोनों तरफ के दीवालों को एक तरह बनाते हैं, ऐसा नहीं कि एक तरफ दीवार मजबूत बना दे, एक तरफ कमजोर बना दे तो घर टूट जाएगा। उसी तरह कोई चीज भी हम क्या करते हैं, स्टेबल रखना चाहते हैं, दोनों तरफ स्टेबल। अगर ये हाथ है, एक हाथ पर भारी हो जाए, एक हाथ कमजोर हो जाए, तो आपको दिक्कत हो सकता है। इसलिए हर चीज को स्टेबल रखा जाता है, हमने कि संतुलित। वही कहा, यदि रासायनिक समीकरण अभिक्रिया से पहले और पश्चिम प्रत्येक तत्व की परमाणु संख्या समान होती है तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहा गया। जैसे कि संतुलित रासायनिक समीकरण है, जब कोई अभिक्रिया के अभिकारक और प्रतिफल में अणुओं की संख्या समान होता है तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहा जाता है। मैंने जो पढ़ाया आपको सुनो एकदम ध्यान से, कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक एवं प्रतिफल, अभिकारक वह है जो अभिक्रिया में भाग लेता है, प्रतिफल वह है जो अभिक्रिया के उपरांत बनता है, ठीक है ना, फलस्वरूप बनता है। तो अभिकारक एवं प्रतिफल में अणुओं की संख्या जब समान होता है, बराबर होता है, तो उसे हम कहते हैं यहाँ पे क्या, संतुलित रासायनिक समीकरण। तो यहां तक तो क्लियर है। यदि रासायनिक अभिक्रिया के पहले एवं पश्च से, पहले मतलब अभिकारक
पश्चिम मतलब बाद में, यानी कि पश्चात मतलब बाद में। पश्चात प्रत्येक तत्वों के परमाणु संख्या समान रहती है, समान यानी कि बराबर रहती है, तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहा जाता है। ठीक है ना, कहते हैं, मैंने वही बात बताया, वैसे रासायनिक अभिक्रिया जो अभिकारक एवं प्रतिफलों में अणुओं की संख्या समान है, तो उसे हम लोग कहते हैं समतुलित रासायनिक समीकरण। लेकिन रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों आवश्यक है, आगे क्वेश्चन इसमें कहा है। देखो यहां तक तो क्लियर है। देखो रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सरल विधि को अनुमान विधि या क्या अनुमान विधि कहा जाता है। देखो मैं दोस्त आपको बता दे, अधिकतम रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए अनुमान विधि का प्रयोग करते हैं। अनुमान विधि क्या है मैं आपको बता दूंगा, रासायनिक समीकरण को संतुलित किस अनुसार से किया जाता है मैं आपको सिखा दूंगा। वही कहा गया, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए सरल विधि को यहाँ पे अनुमान द्वारा संतुलित विधि कहते हैं। यानी कि अनुमान तरीका से अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ पे ऐसे करेंगे, यहाँ पे ऐसे करेंगे, अनुमान विधि कहा जाता है। सर्वप्रथम असंतुलित समीकरणों में, सर्वप्रथम असंतुलित समीकरण में सबसे पहले जटिल यौगिक का यहाँ पे चुनाव किया जाता है। यानी कि जो ऐसे ये जो डिफिनेशन लिखा हुआ है अपने तरीका से लिख सकते हैं मेरे दोस्त। इसमें सबसे पहले संतुलित करने के लिए जटिल यौगिकों का चुनाव किया जाता है, चुना जाता है, और उसके परमाणु संख्या दोनों तरफ मिलाया जाता है। भाई क्या मिल रहा है कि नहीं, नहीं मिलना जाता है तो जितना घटता है उधर गुना कर दिया जाता है। ठीक है ना, चुना जाता है, चाहे वह प्रतिकारक हो या प्रतिकारक मतलब अभिकारक, अभिकारक हो या प्रतिफल हो, दोनों तरफ परमाणुओं की अणुओं की परमाणु परमाणु अणु के परमाणुओं की 1 2 3 4 लिखकर समीकरण को संतुलित किया जाता है। अगर वह घटता है तो उसके आगे 1 2 3 4 गुण, 1 2 नहीं 2 से शुरू होता है, 2 3 4 लिखकर उसको गुना करके संतुलित किया जाता है। यह अब इसके लिए रासायनिक समीकरण तभी समझ में आएगा जब रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सीखोगे। मेरे दोस्त आपको मैं बता दूं, अगर आप कमेंट करोगे तो मैं कल ही लेके आऊंगा रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित करना है। ठीक है ना, बस आप मेरे साथ बने रहना, मैं बिल्कुल लेके आऊंगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं मेरे दोस्त। आपको 1 नंबर क्वेश्चन क्या है, संयोजन अभिक्रिया क्या है। देखो संयोजन अभिक्रिया वैसी अभिक्रिया होता है जब 2 या 2 से अधिक तत्वों को अभिक्रिया करने पर संयोज हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे देखो अभिक्रिया, यहाँ पे कार्बन है और ऑक्सीजन है, कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया। यानी कि दो, अभी यहाँ पे 2 अणु है मिलकर एक, यानी कि संयोग कर गया, जुट गया। वही कहा गया, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन अभिक्रिया समझना बहुत ईजी है। वैसे 2 या 2 से अधिक पदार्थ जिसको संयोज करके जोड़ करके एक नए पदार्थ बनाए जाते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। आपको ईजी है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, इसका संयोजन अभिक्रिया हो गया। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे हम अगर जैसे कि बात करें, यहाँ पे क्वेश्चन कहा गया, यहाँ पे कोयला कार्बन को ऑक्सीकृत, क्वेश्चन कहा गया कोयला यानी कि कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित मिलता है। यानी कि कार्बन, कोयला मतलब कार्बन, कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में अगर जलाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। यानी कि कार्बन और ऑक्सीजन मिला तो क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड। सेम कंडीशन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके जल बनता है। यहाँ पे देखो हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या ऑक्सीजन है और मिलकर जल बन गया। यानी कि 2 या 2 से अधिक अभी तत्व है तो इसे मिलकर एक नया तत्व बन रहा है। यहाँ ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, दोनों अलग अलग तत्व है और मिलने के बाद क्या बन गया, जल, एक अलग तत्व बन गया। इसी को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। और बहुत इजी क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्त। अगले क्वेश्चन की बात करें, 9 नंबर क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पे प्रत्यावर्ती क्रिया और प्रत्यावर्ती चाप में अंतर क्या है। देखो प्रत्यावर्ती क्रिया और प्रत्यावर्ती चाप की बात करें, क्या अंतर है मैं आपको बता देता हूं। प्रत्यावर्ती क्रिया और प्रत्यावर्ती चाप इस प्रकार से लिखना है, डिफिनेशन क्लियर लिखना है। देखो किसी किसी दृश्य अदृश्य बाह्य अथवा, किसी दृश्य मतलब दिखाई देने वाला, अदृश्य मतलब दिखाई नहीं देने वाला, तो किसी दृश्य अदृश्य यहाँ पे बाह्य अथवा भीतरी उदीप उद्दीपन के प्रभाव से होने वाला अनैच्छिक क्रिया जिनका संचारण एवं आप समन्वयन प्रायः मेरु रज्जु द्वारा, मेरु रज्जु के तंत्रिकाओं द्वारा होता है, उसे हम लोग प्रत्यावर्ती क्रिया कहते हैं। तो डिफिनेशन एक साथ है। क्वेश्चन कहा गया किसी दृश्य अदृश्य बाह्य, दृश्य मतलब दिखाई देने वाला, अदृश्य मतलब नहीं दिखाई देने वाला, बाह्य मतलब बाहरी, भीतर मतलब भीतरी। ठीक है, वही कहा किसी दृश्य अदृश्य बाह्य एवं भीतरी, देखिए बाहर की भीतर की, दिखाई देने वाला ना दिखाई देने वाला, सभी की बात हो रही है। तो दृश्य अदृश्य बाहरी भीतरी उद्दीपन के प्रभाव से होने वाला, उद्दीपन के प्रभाव से होने वाले अनैच्छिक क्रियाओं,
अनैच्छिक क्रियाओं जिनका संचालन एवं समन्वयन मेरुरज्जु के तंत्रिकाओं द्वारा होता है। किसके द्वारा? मेरुरज्जु के तंत्रिकाओं द्वारा होता है, उससे हम प्रत्यावर्ती क्रिया कहते हैं। और प्रत्यावर्ती चाप क्या है? तो प्रत्यावर्ती क्रियाओं में ग्राही अंगों से सूचना संवेदन तंत्रिकाओं द्वारा मेरुरज्जु तक जाती है। क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा समझना। देखो तब प्रत्यावर्ती क्रिया इजी है। इसमें क्या है, किसी दृश्य अदृश्य बाह्य भीतरी क्या कहा, उद्दीपित होने वाले प्रभावों को अनैच्छिक क्रियाओं जिनका संचालन एवं समन्वयन मेरुरज्जु के माध्यम से होता है या मेरुरज्जु के तंत्रिकाओं द्वारा होता है, उसे हम लोग प्रत्यावर्ती क्रिया कहते हैं। प्रत्यावर्ती चाप में कहता है कि प्रत्यावर्ती क्रियाओं में ग्राही अंगों से सूचना संवेदी तंत्रिकाओं द्वारा मेरुरज्जु तक जाती है। वहां अभिक्रिया के केवल प्रेरक तंत्रिकाओं, क्या मतलब यहाँ पे प्रेरक तंत्रिकाओं द्वारा उत्पन्न या प्रेरक तंत्रिकाओं द्वारा तक ही पहुंचती है। इसी पथ को प्रत्यावर्ती चाप कहते हैं। यानी कि जिससे प्रत्यावर्ती क्रिया चलती है उसे प्रत्यावर्ती चाप कहते हैं। सिंपल समझ लीजिए, यानी कि जिस रास्ता से, जिस पथ से यह प्रतिक्रिया यहाँ पे प्रत्यावर्ती क्रिया जाता है, चलता है, यानी कि जो रास्ता है, पथ मतलब रास्ता, उसी को हम प्रत्यावर्ती चाप कहते हैं। तो इजी है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है? 10 नंबर क्वेश्चन बनने से पहले मेरे दोस्त आपके लिए मैं पीडीएफ नोट्स का एक सीरीज ले आया हूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का, जिसमें ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब होंगे, ऑल सब्जेक्ट का। जो ऐसे यहाँ पे तो प्राइस बहुत लिखा हुआ है, लेकिन मेरे दोस्त आपको 199 मिल जाएगा, मात्र 199 में। 399 नहीं, ऑफर 399 का, और ऑफर में ऑफर दे रहा हूँ मेरे दोस्त, यह मात्र 199 का मिल जाएगा। 199 में ऑल सब्जेक्ट मिल जाएंगे, जिसमें 400 ऑब्जेक्टिव, 100 शॉर्ट क्वेश्चन, 20 लॉन्ग क्वेश्चन। प्राइस तो बहुत लिखा गया है, लेकिन मात्र 200 रुपया में आपको टोटल मिल जाएंगे। बेझिझक आप ले सकते हो। क्लास 10 का ये ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ, नंबर आपको नीचे दिख रहा है, ऐसे यहाँ भी नंबर डाला गया है, नीचे भी नंबर दिख रहा है। कॉल कर लेना, जरूरत नहीं आपको लेना ही, इन्फॉर्मेशन लेने में क्या दिक्कत है, इन्फॉर्मेशन लीजिएगा, जरूरत नहीं कि आपको देना ही है, ठीक है ना। लेकिन लोगे तो आपको 400 प्लस कोई नहीं छीनेगा मेरे दोस्त, ठीक है ना, गारंटी के साथ, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए। 10 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछता है कि पौधे में गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है। देखो, जो पौधा होता है उसमें गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है। देखो, एक कोशिकीय एवं सरल जीव में गैसों का आदान प्रदान, यानी कि एक कोशिकीय एवं सरल जीव में गैसों का आदान प्रदान क्या होता है, प्रदान हेतु श्वास अंगों नहीं होते हैं। मतलब जो एक कोशिकीय जीव होता है, जैसे पौधे हैं, बहुत सारा जीव है, जिसमें गैसों के लिए उसको यानी कि श्वास के लिए उसमें क्या होता है मेरे दोस्त, श्वास अंग नहीं होता है। वह श्वास, जैसे हम लोग का नाक है ना, तो हम नाक है तो नाक से लेते, बहुत सारा जीव है जिसमें नाक होता है, लेकिन जो एक कोशिकीय जीव होता है उसमें नाक नहीं होता है, यानी कि उसमें श्वास लेने का श्वास अंग नहीं होता। वही कहा गया, एक कोशिकीय जीव में सरल जीवों में गैसों का आदान प्रदान के लिए यहाँ पे हेतु खास अंग नहीं होते, उसके लिए कोई स्पेशल अंग नहीं बनाया जाता है, क्योंकि इसका सारा शरीर क्योंकि इसका पूरा का पूरा शरीर क्या होता है, पर्यावरण के संपर्क में रहता है। पूरा का शरीर पर्यावरण में, वायुमंडल में रहता है। लेकिन बहुकोशिकीय एवं जटिल जीवों में सारी कोशिकाएं, यानी कि जो सारा कोशिका होता है, अपने पर्यावरण के सीधे संपर्क में नहीं आ पाती है। इसे हम बहुकोशिकीय वाले जीव कहते हैं, बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। और गैसों के आदान प्रदान हेतु परिवहन तंत्र के द्वारा होता है। और बहुकोशिकीय जीव में गैसों का आदान प्रदान परिवहन तंत्र द्वारा होता है। मेरे दोस्त कहने का मतलब था कि पौधे में गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है। देखो, एक कोशिकीय जीव, सरल जीव में गैसों का आदान प्रदान के लिए कोई स्पेशल अंग नहीं होता है, कोई स्पेशल अंग नहीं होता है, क्योंकि इसका पूरा के पूरा शरीर क्या होता है, वहां पे वातावरण में ही होता है, ठीक है ना। क्या होता है, पर्यावरण में होता है। पूरा के पूरा सारा का शरीर क्या होता है, पर्यावरण के संपर्क में होता है। लेकिन जो बहुकोशिकीय जीव होता है, उसके बहुकोशिकीय जीव या जटिल जीव सारे शरीर अपने पर्यावरण के सीधे संपर्क में नहीं होता है, और इन्हें बहुकोशिकीय जीव वाले क्या कहते हैं, इसे बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। और इन बहुकोशिकीय वाले जीवों में गैसों का आदान प्रदान परिवहन तंत्र द्वारा होता है। और बहुकोशिकीय जीव है जिसमें गैसों का आदान प्रदान किसका होता है, परिवहन तंत्र द्वारा होता है। तो यह मैं इसके लिए 10 क्वेश्चन था साइंस का, जो काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था आपके लिए। इसका पीडीएफ मिल जाएंगे मेरे दोस्त, नंबर दिख रहा है, कांटेक्ट कर लेना, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। डेली आपको 4 बजे शाम को, 9 बजे नाइट में क्लास चल रहा है, क्लास 10 का बोर्ड एग्जाम भाई कुंदन सर के चैनल पे।
जरूर आने के प्रयास करना। तो इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं मेरे प्यारे दोस्त। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।